हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हमारा जो बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही थी, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन कर लिया था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वाले टॉपिक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो प्ले लिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर फर्स्ट के अभी तक जितने भी वीडियोज़ है सभी मिल जाएंगे। तो आप वहाँ जाकर अपने नोट्स तैयार कर लें। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक विस्थापन और इसे प्रभावित करने वाले कारक। साथ में हमें टीएमएस क्या होता है वो भी बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले रासायनिक विस्थापन और इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये आएगा, और इसी के अंदर टीएमएस क्या होता है वो भी हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है, प्रोटॉन के परिरक्षण व विपरिरक्षण प्रभावों के कारण एनएमआर स्पेक्ट्रा में प्रोटॉन संकेतों की स्थिति में हुए विस्थापन को रासायनिक विस्थापन कहते हैं। देखो, इसे मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। देखो, जैसे ये हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रा है ना, एनएमआर का जो स्पेक्ट्रा है, इसमें ये जो है, ये जो पीक हमें मिली है, ये प्रोटॉन की पीक होती है। अब क्या होता है कि जब किसी भी प्रोटॉन पर परिरक्षण और अपरिरक्षण, या जिसे हम विपरिरक्षण भी बोलते हैं, उनका प्रभाव जब पड़ता है, जो हमने इसके पहले वाली वीडियो में देख रखा है, उन प्रभावों के कारण ये जो प्रोटॉन है इसकी स्थितियां बदल जाती है। मान लिया ये जो प्रोटॉन की स्थिति थी ये पहले यहाँ पर आ रही थी, लेकिन परिरक्षण और अपरिरक्षण प्रभाव के कारण ये जो स्थिति है वो यहाँ पर हो गई है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो गया है, रासायनिक विस्थापन। ठीक है, यही कहलाता है आपका रासायनिक विस्थापन, यानी जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन की स्थितियां जो होती है वो परिरक्षण और विपरिरक्षण प्रभावों के कारण बदल जाती है। अब हम देखेंगे टीएमएस क्या है। टीएमएस, जिसका फुल फॉर्म है ट्राई मिथाइल सिलिन। रासायनिक विस्थापन को परम इकाइयों में मापना संभव नहीं है। इसे किसी संदर्भ यौगिक के प्रोटॉन से प्राप्त हुए सिग्नल के आधार पर मापते हैं। यानी रासायनिक विस्थापन जो होता है उसको किसी यूनिट में लिखना संभव नहीं होता है, तो उसके लिए हम एक संदर्भ यौगिक लेते हैं। संदर्भ यौगिक मान लो, जैसे हमें किसी क्लास के बच्चों की लंबाई नापना है, तो क्या करेंगे, हम एक बच्चे की जिसकी लंबाई अच्छी है उसको निकाल लेंगे, है ना। ये कोई बच्चा है जिसकी लंबाई एक अच्छी है, ये मान लिया 5-8 फुट का है, तो इसकी हाइट अच्छी है, तो ये हो गया हमारा संदर्भ। और इसके कंपैरिजन में हम बाकी बच्चों की लंबाई को निकालेंगे कि इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है। उसी तरह से टीएमएस भी जो होता है वो हमारे लिए संदर्भ यौगिक का काम करता है, और इसी का उपयोग करके हम रासायनिक विस्थापन दूसरे प्रोटॉन के लिए निकालते हैं। आगे लिखा है, टीएमएस को मानक रखा जाता है, यानी टीएमएस को संदर्भ या मानक कहते हैं। क्यों रखते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं होती है। इसके 12 प्रोटॉन रासायनिक रूप से समान होने के कारण ऊर्जा का अवशोषण एक ही स्थान पर करते हैं, जिसे एक संकेत प्राप्त होता है जिसे उच्च क्षेत्र पर मिलता है। इसका एक छोटा सा सिग्नल डेल 0 पर दर्शाया जाता है। अब इसी को क्यों लिया टीएमएस को, इसकी जगह दूसरा यौगिक क्यों नहीं लिया, क्योंकि टीएमएस के अंदर 12 प्रोटॉन होते हैं, और 12 जो होते हैं वो सभी मिलकर एक ही पीक, एक ही सिग्नल देते हैं। इसलिए इसकी जो पीक होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बड़ी होती है। इसी कारण हम इससे बाकी जो पीक होती है उसका रासायनिक विस्थापन निकालते हैं। एक और चीज बोला है कि इसका एक छोटा सा सिग्नल जो होता है वो हम डेल 0 पर दर्शाते हैं। देखो, डायग्राम में देख लेते हैं। इस तरह से एनएमआर स्पेक्ट्रा में डेल 0 पर हम टीएमएस को दर्शाते हैं। ये हमारा संदर्भ है, मानक होता है, और इससे हम बाकियों के रासायनिक विस्थापन को निकालते हैं। अब हम देखते हैं रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक। पहले समझो कि रासायनिक विस्थापन होता क्या है। देखो, मैंने क्या बताया था कि जब हमारी प्रोटॉन की पीक है उसकी जगह बदलती है ना। मान लिया प्रोटॉन की पीक यहाँ नहीं थी लेकिन यहाँ आई, ये हुआ रासायनिक विस्थापन। तो अब हमें बताना है कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण हमारी प्रोटॉन की पीक है वो यहाँ से यहाँ, या फिर ये वाली है तो अगर इधर से इधर भी आ रही है तो ये क्यों हो रहा है, इसके कारण बताने कि ऐसा रासायनिक विस्थापन क्यों होता है। हेडिंग डालेंगे, रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक। पहली हेडिंग हमारी विद्युत ऋणात्मकता। रासायनिक विस्थापन पर विद्युत ऋणात्मकता का प्रमुख प्रभाव पड़ता है। परमाणु पर स्थित विद्युत ऋणात्मक समूह प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम करता है, जिससे अपरिरक्षण प्रभाव होने लगता है। फलस्वरूप ऐसा प्रोटॉन निम्न क्षेत्र की ओर रासायनिक विस्थापन करता है। देखो, इसे मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। अगर हमारे प्रोटॉन के पास में कोई
कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व है ना। ये हमारा प्रोटॉन एक परमाणु है जिसके पास विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या करता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। यानी हमारे परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी आ गई, है ना। हमारा जो परमाणु था इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए। और याद रखना, इसके पहले हमने जो परिरक्षण और अपरिरक्षण प्रभाव पढ़े थे उसमें यही बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन का प्रभाव कम होता है तो अपरिरक्षण प्रभाव होने लगता है, जिससे निम्न क्षेत्र में विस्थापन होने लगता है। यानी हमारी पीक जो कि उच्च क्षेत्र में आने वाली थी वो खसक कर काय पे चली जाती है, निम्न क्षेत्र में। आया समझ में? क्या बोला कि जब विद्युत ऋणात्मक तत्व आता है जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है, जिससे अपरिरक्षण प्रभाव के कारण निम्न क्षेत्र में हमें पीक दिखाई देती है। अगली हेडिंग डालेंगे चुंबकीय विषमदेशिकता प्रभाव। रासायनिक विस्थापन विद्युत ऋणात्मकता के अतिरिक्त विषमदेशिक प्रभाव से भी प्रभावित होता है। रासायनिक विस्थापन विद्युत ऋणात्मक के अतिरिक्त विषमदेशिक प्रभावों से भी प्रभावित होता है। यानी केवल विद्युत ऋणात्मकता से नहीं, कुछ प्रभावों से भी प्रभावित होता है, जैसा है प्रति चुंबक विषमदेशिक प्रभाव, अनुचुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव। अब ये क्या है आगे देखते हैं। प्रतिचुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव, इस प्रभाव के कारण प्रोटॉन का परिरक्षण होता है जिससे सिग्नल उच्च क्षेत्र में जाते हैं। बस आपको इतना याद रखना, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रतिचुंबक याद रखना, इसके कारण कौन सा प्रभाव होता है, परिरक्षण। प्रतिचुंबक से परिरक्षण होता है और सिग्नल हमें उच्च क्षेत्र में मिलते हैं। इसका उल्टा जो था वो है अनुचुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव। तो इसको कैसे याद रखोगे, इस प्रभाव के कारण प्रोटॉन का अपरिरक्षण प्रभाव होता है, अनुचुंबकीय से अपरिरक्षण। और जब अपरिरक्षण होता है तो हमेशा निम्न क्षेत्र में सिग्नल मिलते हैं। इस तरह से जो हमारे सिग्नल होते हैं वो रासायनिक विस्थापन करते हैं। अगली हेडिंग है हाइड्रोजन बंध। यौगिक में यदि हाइड्रोजन बंध होते हैं तो एनएमआर सिग्नल निम्न क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। याद रखना, कभी भी हाइड्रोजन बंध अगर होगा तो एनएमआर की जो सिग्नल है वो हमें निम्न क्षेत्र में मिलेंगे। आगे लिखा है, इसका कारण यह है कि हाइड्रोजन बंध में प्रोटॉन अधिक ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़े होते हैं, जिससे प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है और अपरिक्षण के कारण सिग्नल निम्न क्षेत्र में चले जाते हैं। बात वही है, बस उसको अलग ढंग से लिखा गया है। जैसे पहली वाली हेडिंग थी ना विद्युत ऋणात्मक, वही हाइड्रोजन बंध है। हाइड्रोजन बंध में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध में जो हमारा हाइड्रोजन है विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा रहता है, जुड़ गया। अब ये जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लेंगे। इलेक्ट्रॉन गए तो हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। जब इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो कौन सा प्रभाव हुआ, अपरिरक्षण, जिससे सिग्नल कहाँ मिलेंगे हमको, निम्न क्षेत्र में। बस इतना ही थ्योरी में लिखा है और ये डायग्राम से आपको समझ लेना है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक रासायनिक विस्थापन और इसे प्रभावित करने वाले कारक, साथ में टीएमएस। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरह से मैं जो आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी वो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।